मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 7 नवंबर 2022। यहाँ पे जो फोकस होगा आज, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, वो एक तो होगा COP 27। ठीक है, जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रहा है। तो COP 27 में भाई क्या फोकस रहेगा यहाँ पे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ COP 27, तो वो हम डिस्कस करेंगे। COP 27 विल बी इन द न्यूज। आफ्टर दैट इन ब्रीफ वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट ब्राज़ील। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूरोप की बात अगर आप करेंगे तो वहाँ पे देयर इज़ अ एमरजेंस ऑफ फार राइट लीडर्स, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। along with that we will be also looking at यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी हम आज थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। ओके, यहाँ पे देखिए एक बार हम फिर से चलते हैं दिल्ली की तरफ। कर्व्स लिफ्टेड इन दिल्ली एज एयर क्वालिटी इम्प्रूव। तो देखिए ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये जो कमीशन है, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे देयर इज अ डेडिकेटेड कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। So, Commission for Air Quality Management, that is CAQM, on Sunday revoked its November 3 order that called for emergency measures such as ban on entry of trucks into Delhi and flying of non-BS6 diesel run light motor vehicles imposed under Stage 4 of GRAP. Stage 4 क्या होता है? That is GRAP क्या होता है? Graded Response Action Plan. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुआ तो ये हटा दिया गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट यहाँ पे एक सेंटर का एक मॉनिटरिंग एजेंसी है विच मॉनिटर्स द एयर क्वालिटी, दैट इज सफर। ओके, सो द एयर क्वालिटी इन दिल्ली इट इम्प्रूव ड्यू टू चेंज इन विंड फ्लो फ्रॉम स्टबल बर्निंग एरिया लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लो ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो अगर आप देखेंगे जो दिल्ली में जो मेजर जो पॉल्यूटेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है स्टबल बर्निंग इन दी एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ओके, सो अगर आप देखेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है वो दिल्ली का, तो इट हैज़ इम्प्रूव नाउ। चलिए अब हम थोड़ा सा ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। सो एडिटोरियल से, सो एन इलेक्टोरल पाइवोट दैट रिस्टोर्स ब्राज़ील्स डेमोक्रेसी। तो ब्राज़ील में जो यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, देन हु इज लुइस इनार्शियो लूला दा सिल्वा। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ओके, इन्होंने जो है किसको हराया है? हु वाज द इंकुम्बेंट प्रेसिडेंट, देन बोल्सोनारो ही वाज द इंकुम्बेंट प्रेसिडेंट। फाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट मिस्टर लूला, ओके, ही his reign is going to end the reign of right-wing populist who has relentlessly attacked democratic institutions, reveled in misogyny and homophobia, celebrated the gun culture, demonized Brazil's slum dwellers as criminals and drug traffickers, and accelerated the burning of the Amazon. ये किसकी बात हो रही है? बोल्सोनारो की बात हो रही है। ओके, नाउ बोल्सोनारो वो वर्कर्स पार्टी के हैं, ठीक है ना, लेफ्ट लीनिंग पार्टी, दैट इज सेंटर लेफ्ट पार्टी, okay, that presided over an era of dramatic poverty reduction and expanded the social rights from 2003 to 2014। जब लूला द सिल्वा जब प्रेसिडेंट पहले थे फ्रॉम 2003 to 2014। now his focus will be on again labor class, social class that gave Mr. Lula the most support, women, okay, they supported more, and then to usher back in policies that favor moderate redistribution and commitment to deepening social rights and environmental protection, and then slowing of the destruction of Amazon। Amazon जो है Amazon बेसिन, इसको कहते हैं lungs of the world, इसको lung of the world भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब द फॉरेस्ट डेंसिटी सो हाई दैट इट एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक। उसके बाद अगर आप विक्ट्री मार्जिन की अगर यहाँ पे बात करें तो इफ यू विल जस्ट सी दैट मिस्टर लूलास विक्ट्री मार्जिन इट वाज वेरी नैरो, 51.9% टू बोल्सोनारोस 48.1%। उसके बाद बोल्सोनारो के अगेंस्ट कौन कौन सी चीज़ें गई, तो इफ यू विल जस्ट सी दैट डिजास्टर्स मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, अटैक ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड बेसिक साइंस, appointing unqualified sycophants, often military generals, as ministers, and then scandals, scandals
in his reign. Now coming to पाकिस्तान, तो हम यहाँ पे देखिए बात ये चल रही है कि अर्ली इलेक्शन इज द ओनली प्रूडेंट वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि इनके ऊपर इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ था, ओके, एंड नाउ हिज पार्टी इज तहरीक इंसाफ पार्टी, एंड नाउ उन्होंने ऑब्वियसली ही हैज ब्लेम्ड द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री फॉर प्लॉटिंग टू किल हिम, एंड ही हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो who was hanged by Zia-ul-Haq in 1979. मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो इमरान खान है, he is the first prime minister of Pakistan who has lost his power because of no confidence motion. Okay, fine. So इमरान खान के बारे में ये खास बात होगी कि he is the first prime minister. बट ही इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू फेस द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मैंने पहले भी आप लोग को कराया हुआ है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू फेस द नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन इट वाज बेनज़ीर भुट्टो। ओके, शी वाज डॉटर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक। तो इनका जो पार्टी है, जो मैंने बता दिया है बेनज़ीर भुट्टो का या जुल्फिकार अली भुट्टो का, दैट इज पाकिस्तान पीपल पार्टी पीपीपी। उसके बाद जो रूलिंग है शहबाज शरीफ, उनका जो पार्टी है दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, पीएमएल एन, एन स्टैंड्स फॉर नवाज। सो शहबाज शरीफ इज द ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नाउ कमिंग बैक टू इमरान खान, तो इन अप्रैल he lost the no confidence motion and his government was removed and then Shahbaz Sheikh became the prime minister। उसके बाद अक्टूबर में ही, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, इट हेल्ड हिम गिल्टी इन केस इन्वॉल्विंग अनडिक्लेयर्ड ऑफिशियल गिफ्ट्स एंड डिस्क्वालिफाइड हिम फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस for 5 years. So he could face a legal challenge to his seat in parliament for defaming the judiciary and armed forces also. अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ का जो गवर्नमेंट है, उनके अगेंस्ट देखिए क्या क्या चैलेंज चल रहा है। एक तो जो पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड आया है, उसके बाद सिक्योरिटी क्राइसिस एमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, देन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड बैड रिलेशन विद इंडिया which has stopped much needed trade revenues. नाउ कमिंग टू म्यांमार, तो म्यांमार में हम जानते हैं कि इट वाज फरवरी 2021 व्हेन देयर वाज अ मिलिट्री कूप इन म्यांमार। ओके, देयर वाज मिलिट्री कूप इन म्यांमार एंड व्हिच आउस्टेड द गवर्नमेंट लेड बाय सू आंग की, ओके, एंड शी इज करेंटली इन जेल। तो वहाँ पे देखेंगे कि म्यांमार जो है, वहाँ की मिलिट्री को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज तातमादाव। Okay, so when the Tatmadaw, unhappy with the victory of Aung San Suu Kyi led National League for Democracy in November 2002 elections, November 2020 elections, अब देखिए ये हिस्ट्री है म्यांमार का। So it all starts from November 2020 election where Aung San Suu Kyi party, National League for Democracy, it swept the Myanmar election. Okay, and after that what happened that the military जो है वहाँ का जो पार्लियामेंट कन्वीन होने वाला था, उससे पहले ही वहाँ पे पॉलिटिकल कूप हो गया। उसके बाद क्या हुआ दैट देयर वाज प्रोटेस्ट, देयर वर फायरिंग्स, देयर वर पब्लिक एंगर एंड इट लेड टू किलिंग ऑफ अराउंड 2300 पीपल एंड इम्प्रिजनिंग थाउजेंड्स इंक्लूडिंग सू की। ओके, नाउ let's see that with two key dimensions the opposition has prevented the military from having its way। मतलब मिलिट्री का रूल अभी भी जो है वहाँ पे उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला क्या है, द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी स्टेट but it continues to receive political and financial support from abroad. So it has effectively channeled popular indignation against military rule and still being vulnerable due to paucity of resources and absence of visible leader. That is the first thing. Second, 20 ethnic armed organizations which are located in east, north and west of Myanmar's periphery have divergent approach towards the post-coup conflict. Now, the third dimension of this thing which is going on is that the Rohingya crisis. So we will see that 1.1 million Rohingya driven by military operation to seek shelter in Bangladesh in 2017, they continue to languish in Bangladesh. और फिर से because of the military rule again coming in Myanmar, they could not go to Myanmar again. So that is also one of the problem. Now let's come to the United Nations and Western countries role and other countries. So we will just see that United Nations का क्या role रहा है, that it has been forthright in criticizing the coup and it has expressed concern over continuing violence, support for democratic transition, release of all political prisoners and demanding dialogue among the parties.
उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, स्पेशल एनवॉय, ही हैज लिटिल सक्सेस इन प्रमोटिंग पीस. So why the United Nations has failed, it lies in the sharp division within the international community on how to deal with this vexed issue. तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दो गुट में बटा हुआ है पूरा, वेस्टर्न पावर्स और चाइना. दूसरी तरफ क्या है, चाइना. तो एक पोल पे वेस्टर्न पावर है, दूसरे छोर पे चाइना है. To the western powers, they have been severely critical of the military rule. They have also put several measures and imposed sanctions against the military rule. बट अगर रशिया को आप देखोगे तो रशिया हैज़ गिवन कंसिडरेबल बैकिंग टू मिलिट्री रिजीम. देन चाइना इज कीपिंग अ डोर ओपन टू डेमोक्रेटिक फोर्सेस इवन वाइल डूइंग बिजनेस विद द रिजीम. So this is one of the problem, okay, especially the China Myanmar economic corridor. उसके बाद अगर आप एशियान देखोगे जिसका म्यांमार पार्ट है, that is also divided. So if you will just see that Indonesia, Malaysia, Singapore, they are pro democracy. Thailand and Laos pro-military. Vietnam and Philippines they are still ambivalent. Okay. अब हम आते हैं यहाँ पे इंडिया के रोल पे. फाइन. सो यहाँ पे एक परसेप्शन है कि दैट इंडिया हैज अबंडन द म्यांमार पीपल, बट द रियलिटी इज दैट इंडिया प्रोएक्टिवली एडवोकेट्स एन अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स एंड इंटरनल डायलॉग, जो यूनाइटेड नेशन चाहता है. ओके. So what India can do? So one of the possibility is that India can work with like-minded people in ASEAN, okay, and can play a military role, and India-China relations preclude that possibility. क्या इंडिया और चाइना साथ में कुछ कर सकते हैं, बट जो इंडिया चाइना का खुद का जो रिलेशन है, that is also one of the impediment over here. Now let's coming to the uniform civil code. ठीक है ना. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC stands for यूनिफॉर्म सिविल कोड. It is under Article 4 of Part 4 of DPSP, that says that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. That is under the DPSP. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज किसकी बात होगी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होगा, it will replace the different personal laws of every religion with regard to marriage, divorce, adoption and inheritance. तो डिफरेंट रिलीजन की इन चारों चीज़ों पे, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस, डिफरेंट पर्सनल लॉज होते हैं. तो सबका एक ही पर्सनल लॉ, एक ही लॉ से सब गवर्न हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सिविल कोड. ओके. एंड देन इट इज पुट अंडर DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो आप जानते हैं कि जो भी चीज़ DPSP के अंदर होता है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल और जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विद DPSP. उसके बाद अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा डिबेट था. फाइन. इफ यू विल जस्ट सी, द सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स विच वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल डिसाइडेड दैट सिक्योरिंग अ UCC, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दैट्स व्हाई इट वाज पुट अंडर DPSP. उसके बाद अगर आप कुछ मेंबर्स की बात करेंगे, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे नजरुद्दीन अहमद फ्रॉम बंगाल. ही सेड that civil laws in all communities were connected with the religious beliefs and practices. ठीक है. तो इन्होंने कहा क्या कि जो पर्सनल लॉज हैं बहुत सारे, दे आर कनेक्टेड विद रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. और अगर हम आर्टिकल 25 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, विच गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉर्टेलिटी एंड हेल्थ. ओके. सो हियर इनका कहना था कि जो पर्सनल लॉज हैं, दे आर समवेयर आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद रिलीजियस बिलीफ. सो ही वाज नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ UCC, बट ही सेड दैट दिस adoption of UCC process should be gradual and consent of concerned community should be taken on the board. अब हम दूसरे एक डिफरेंट पोल की बात करते हैं, दैट इज KM मुंशी. तो ही रिजेक्टेड द नोशन दैट UCC वुड बी अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके. उनका कहना था कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द गवर्नमेंट टू मेक लॉज कवरिंग सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ठीक है. सो ही एडवोकेटेड फॉर द UCC, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, and he said that it is important for unity of the nation and equality for women. Then he says that, then coming to Dr. B.R. Ambedkar, so उनका जो stage था that uniform civil code it should be purely voluntary in the initial stages. अब हम आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे बात पे. तो देखिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर हम कोडिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज की बात करें, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इनके अंदर भी प्लूरैलिटी है. तो अगर इनके अंदर ही प्लूरैलिटी है, तो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन लॉ. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे,
उन्होंने पर्सनल लॉज को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था। अब कॉन्करेंट लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट दोनों को पावर है इसके ऊपर लेजिस्लेट करने का। ओके, उसके बाद अगर हम अब देखें कि जो हिंदूज़ हैं, ठीक है ना, तो हिंदूज़ के लिए बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है ना। देयर आर कोडिफाइड पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया, बट ऑल हिंदूज दे आर नॉट गवर्न्ड बाय अ होमोजीनियस पर्सनल लॉज, ओके, इवन आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू कोड बिल। उसके बाद आप देखेंगे कि when the Hindu Code Bill was being passed, there was strong opposition. Then finally what happened, that 4 different acts were passed, that is Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Minority and Guardianship Act, and Hindu Adoptions and Maintenance Act in 1950s. Okay. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हैं फैजान मुस्तफ़ा, ही सेज दैट मैरिजेस अमंगस्ट क्लोज रिलेटिव्स आर प्रोहिबिटेड बाय हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. ही इज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट हाउ द कॉम्प्लेक्स दिस इशू इज. बट ही सेज कि अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे देन दिस इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, तो 2005 तक डॉटर दे वर नॉट को पैरसेनर इन द inheritance. Wives they are still not co-parceners in the inheritance. Okay. अगर हम देखेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो जो उनकी एप्लीकेबिलिटी है वो भी ऐसे सिमिलर नहीं है, दे आर डिफरेंट, ओके, अकॉर्डिंग डिफरेंटली फॉलोड अक्रॉस इंडिया. अब हम आते हैं गोवा के ऊपर कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि दैट गोवा इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ एन इंडियन स्टेट व्हिच हैज अ फंक्शनिंग यूसीसी. अब हम गोवा की अगर बात करें तो जो गोवा सिविल कोड है इट वाज गिवन बाय पोर्चुगीज, ओके, इन 1867. अब देखिए यहाँ पे क्या है, दैट इट परमिट्स अ सर्टेन फॉर्म ऑफ पॉलीगैमी फॉर हिंदूज व्हाइल द शरिया एक्ट फॉर मुस्लिम्स हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड टू गोवा, विद मुस्लिम्स ऑफ द स्टेट बीइंग गवर्न्ड बाय पोर्चुगीज लॉ एज वेल एज शास्त्रिक हिंदू लॉ. उसके बाद देखिए कोड में और क्या क्या है. देयर आर सर्टेन कंसेशंस टू कैथलिक्स दैट कैथलिक्स दे डिड नॉट नीड टू रजिस्टर देयर मैरिजेस एंड कैथलिक प्रीस्ट कैन डिसॉल्व मैरिजेस परफॉर्म्ड इन चर्च. नाउ कमिंग टू द करंट सिचुएशन, तो जो बीजेपी का जो 2019 मैनिफेस्टो था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो है उसमें यूसीसी की बात थी. उसके बाद रिसेंटली उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी उन्होंने एक यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए एक यूसीसी कमिटी भी बैठाया हुआ है. फाइन. सो यहाँ पे देखो जो रिसर्चर्स दे हैं, दे से दैट एसेंशियली दिस वुड एसेंशियली मीन पिकिंग अप सर्टेन मुस्लिम प्रैक्टिसेस एंड अप्लाइंग देम टू हिंदू कम्युनिटी. ओके, जैसे कि यहाँ पे जो यूसीसी कमेटी है वो क्या कह रही है उत्तराखंड की कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट यूसीसी, वी कैन टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड टेलरिंग देम फॉर मॉडर्न टाइम्स. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है मुस्लिम के भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप उसको उठाओगे and you will start applying them on Hindu community and vice versa. Now coming to the Supreme Court, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम जजमेंट ऑफ 1985, ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि दैट देयर इज नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी. ओके, उसके बाद द कोर्ट अगेन सेड ऑल दिस थिंग इन सरला मुदगल जजमेंट एंड पाउलो कुइनो वर्सेस मारिया लुइजा वैलेंटिनिया पेरेरा केस 2019. उसके बाद जब ये सरकार बनी अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, दे रिक्वेस्टेड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन हाउ टू फॉर्म अ कोड इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सनल लॉज. तो 2018 में लॉ कमीशन हैज सबमिटेड अ 185 पेज कंसल्टेशन पेपर ऑन द रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ. तो अब इसमें क्या है, इट सेज दैट अ यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी. Okay, and the paper has said that secularism could not contradict the plurality prevalent in the country. Okay, this the paper has said. Now see this page says that बहुत important concept है ये. Secularism had meaning only if it assured the expression of any form of difference, the commission has noted. अब देखिए again the commission is saying that UCC is neither necessary nor desirable at this stage. Now the Commission has suggested certain measures in marriage and divorce that should be uniformly accepted in the personal laws of all religions. Some of these amendments include fixing the marriageable age for boys and girls at 18 years so that they are married as equals, making adultery a ground for divorce and men and women, and simplifying divorce procedure. It also called for the abolition of Hindu undivided family as a tax exempted entity. These are some of the recommendations of the Law Commission about the Uniform Civil Code, which is important. अब हम आते हैं करंट उसमें. तो अगर हम देखेंगे that UCC
It is a long time poll promise, and the Union Law Minister Kiran Rijiju has said in a parliament that this year that the government currently had no plan to set up a panel to implement the UCC and has requested the 22nd Law Commission of India to undertake an examination of various issues related to the same. अब ये जो 22nd लॉ कमीशन है उसका भी स्टेटस क्या है, उनके चेयरपर्सन और मेंबर्स अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, जबकि लॉ कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो 2021 में ही बाहर आ गया था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब हम आते हैं द फाल्कन हैवी लॉन्च, द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट इन द वर्ल्ड. तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि दैट ऑन November 1st SpaceX, which is owned by Elon Musk, has launched Falcon Heavy rocket into geosynchronous Earth orbit from Kennedy Space Center in Florida. Okay, and this is the national security space launch for the US military. इसका पहला launch जो था, it was lastly launched in 2019 and it was first launched in 2018. अब जो current mission है, it is going to carry satellite to space for the US military. उस मिशन का नाम है US Space Force 44. ओके, तो यहाँ पे there will be 2 spacecraft, Tetra 1 micro satellite, okay, and the other payload is for national defense purposes. It will place the satellite for space system command, innovation and prototyping. Now what is the space system command of United States Armed Forces? So it is the oldest military space organization. It is responsible for developing, acquiring, equipping, fielding and sustaining lethal and resilient space capabilities, and it includes launch, acquisition and operations, communications and positioning, navigation, timing, space sensing, battle management, command, control, communication, space domain awareness and combat power. अब जो Falcon जो है, it uses 3 boosters. okay, जो center booster है, it plunged into ocean and the 2 side boosters they landed at Cape Canaveral Space Force Station as planned. अब जो स्पेस एक्स है वो कहता है कि फाल्कन हैवी जो है वो अभी तक का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है वर्ल्ड का. इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो है 64 मेट्रिक टन्स. ओके, एंड इट कैन लिफ्ट मोर देन ट्वाइस द पेलोड ऑफ नेक्स्ट क्लोजेस्ट ऑपरेशनल व्हीकल द डेल्टा 4 हैवी. इसकी जो हाइट है इट इज 70 मीटर विद 12.2 मीटर. मास जो है दैट इज 14,20,788 kg. फाइन. इसके पास 27 मर्लिन इंजन है. दिस मर्लिन इंजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फाल्कन हैवी लॉन्च जो है ये रॉकेट कौन से इंजन से चलता है, देन दैट इज मर्लिन इंजन. अब जो लास्ट लॉन्च हुआ था फाल्कन हैवी रॉकेट का वो जून 2019 में हुआ था फ्रॉम नासा's कैनेडी स्पेस सेंटर कैरिंग 24 सैटेलाइट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस टेस्ट प्रोग्राम 2. The news यहाँ पे this is very important. So excellence in urban transport at 15th Urban Mobility India Conference and Expo which was held in Kochi in Kerala. तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है. एक्सेलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट एट 15th Urban Mobility India Conference and Expo held in Kochi. यहाँ पे अवार्ड देख लो क्या क्या है. So see, Ahmedabad it was awarded for being the city with the most sustainable transport system for its Ahmedabad bus rapid transit system. Then Navi Mumbai bagged the award for the city with the best public transport system for its modernized and sustainable city bus service. Then Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited has bagged the award for having a metro rail with the best multimodal integration for its Lucknow Metro Rail project. Okay, so these are the awards. Then Chennai has bagged the award for best intelligent transport system. Okay, then the award for the metro rail with the best passenger services has gone to Bangalore Metro Rail Corporation Limited. अब एक ट्विटर का हम ले लेते हैं. ट्विटर which has been bought by Elon Musk. ठीक है, तो यहाँ पे दैट डील द डील वाज $44 बिलियन का एक टेक ओवर था पूरा. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वेरिफिकेशन ब्लू टिक जो होता है ट्विटर में, ठीक है ना, इन द फ्रंट ऑफ यूजर्स नेम, दैट विल बी चार्ज्ड एट $8 अ मंथ. ठीक है, ये इनका एक डिसीजन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ ट्विटर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मास ले ऑफ हुआ है. देन कंपनी ऑल 4 टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैव बीन रिमूव्ड इंक्लूडिंग CEO पराग अग्रवाल एंड लीगल एग्जीक्यूटिव विजया गड्डे. द नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड. सो यहाँ पर आप देखेंगे द फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग ऑफ स्नो लेपर्ड फ्रॉम द बालताल जोजिला रीजन हैज रिन्यूड होप्स फॉर द स्नो लेपर्ड इन द हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो यहाँ पे अब स्नो लेपर्ड को ढूंढने की कोशिश हो रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में. इसके पहले अगर आप देखेंगे
तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है इनका एस्टिमेशन हो चुका है. दैट वाज अंडर द स्नो लेपर्ड population assessment of India, and it has been estimated that they have the population in Himachal Pradesh of 50 and in Uttarakhand at 100. Now coming to COP27, तो COP27 जो शर्म अल शेख में हुआ है, यहाँ पे एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है, that is that the issue of whether rich nations could compensate poor countries, okay, which are most vulnerable to climate change. Now for the first time it has been put on the formal agenda for the first time. Okay, so it has been announced by COP27 President Sameh Shoukry. So this name is important. Who is COP27 President Sameh Shoukry? Last year में देखिए क्या हुआ था. When last year this issue came that high income nations should provide compensation or provide climate finance $100 billion a year for adaptation and mitigation to the developed countries. They blocked that proposal. Okay, now it has been put formally on the agenda. उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जर्मनी की बात हो रही है. देन जर्मनी इट वांट्स टू लॉन्च अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क एट द कॉन्फ्रेंस, and it has been working on vulnerable states such as Bangladesh and Ghana. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.